आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डुअल स्पेस से। डुअल स्पेस क्या होता है ये बताएंगे इसमें। और इससे पहले ये बता दें कि कल आपने जो पढ़ा था वो लीनियर फंक्शनल था। तो डुअल स्पेस जो आ रहा है वो एक नाम है सिर्फ, लेकिन उसमें कलेक्शन जो होगा लीनियर फंक्शनल्स का होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन द सेट वी एस्ट्रिक, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वी एस्ट्रिक से डिनोट कर रहे हैं इसको, ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस ऑन वी। ऑल लीनियर फंक्शंस होना चाहिए, जितने भी लीनियर फंक्शनल्स, बल्कि कहिए इसको आप, ठीक है, फंक्शंस नहीं, जितने भी फंक्शनल्स होंगे, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग इसकी, ऑन वी इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। The vector space V asterisk is called dual space of V denoted by V asterisk is equal to LVF। तो देखिए इसको एक बार आप इसमें कि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये डुअल स्पेस जो है V asterisk है और LVF है, इसका क्या मतलब है। देखिए अभी आपने कल जो लीनियर फंक्शनल्स पढ़ा उसमें ये था कि एक वेक्टर स्पेस होता है और एक फील्ड स्ट्रक्चर है, यानी स्केलर्स का जो है, ठीक है, फील्ड को एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आप लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन करते हैं। कल तक अभी एफ कर रहे थे, अब हम कई डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इसमें F1 डिफाइन करें, आप इसमें F2 डिफाइन करें, इसमें आप F3 डिफाइन करें, जितने भी लीनियर फंक्शनल्स डिफाइन कर सकते हैं V से F के लिए। अब F1 कैसे, जैसे कल आपने एक पढ़ा था कि F अल्फा इज इक्वल टू A1 X1, याद होगा, A2 X2, हम थ्री टुपल्स के लिए लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। तो ये अल्फा यहाँ पर लिया गया था कि X1 X2 X3, और ये जो आपके A1 A2 A3 हैं वो फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं आर्बिट्री, ठीक, ये फिक्स हो गए, क्लियर। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से कई लीनियर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपका डिफाइन करें कि F1 अल्फा इज इक्वल टू, हम यहाँ से नंबर में ले रहे हैं 2X1 माइनस 3X2 प्लस 4X3, तो भी एक लीनियर फंक्शनल्स होगा आपका ये, ठीक। और हमने F2 अल्फा ले लिया, मान लीजिए X1 प्लस X2 प्लस X3, तो एज मेनी एज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लीनियर फंक्शंस। तो इसके पास जितने भी ये V से F में लीनियर फंक्शंस आप डिफाइन करते जाएंगे तो उनका एक सेट बनाएंगे, ठीक है, कलेक्शन V एस्ट्रिक, इसमें इसको रखेंगे, F1 है, F2 है, F3 है, यहाँ रखते जाएंगे, तो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस हो जाएगा। इसका एक नोटेशन और है, एल वी एफ भी करते हैं इसको, एल वी एफ, एल फॉर लीनियर फंक्शंस, वी एफ का मतलब है वी टू एफ, राइट। क्योंकि जितने भी लीनियर फंक्शंस आपके हैं, इनको अगर हम थोड़ी देर एफ आई कह दें, एफ आई, राइट, तो ये वी से एफ के लिए एफ आई इसलिए डिनोट किया है कि आई की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी लीनियर फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन आप और देख लीजिए इसमें कि डुअल स्पेस है क्या। अभी तो सेट बताया, लेकिन ये खुद भी स्पेस बनाता है अपना। तो लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर है, देन द सेट वी एस्ट्रिक of all linear functionals on V is also a vector space over the field F। ये जितने लीनियर फंक्शंस V स्ट्रिक में है, ये भी एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वही जो आपका, जैसे मान लीजिए ये V स्ट्रिक है, ये प्लस है और ये डॉट है, ये एडिशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का सिंबल हो गया, ये कंपोजिशन हो गया, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आपके लीनियर फंक्शनल्स हैं, वो भी एक कंपोजिशन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, केवल आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक। ओवर द फील्ड है द वेक्टर स्पेस V एस्ट्रिक इज कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ V। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर स्पेस V एस्ट्रिक को क्या कहते हैं, कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ V। इसका कहते हैं ऑफ V। V asterisk is called the dual space of V denoted by V asterisk is equal to LV। तो ये पूरी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब आपने ये कह दिया कि V एस्ट्रिक हमारा एक डुअल स्पेस है और आपके पास एक वेक्टर स्पेस तो है, ये V वेक्टर स्पेस ये देख रहे हैं, V फील्ड से मैपिंग हो रही तो उसका कलेक्शन F में किया। तो अब दो बातें हैं, V हो गया, V एस्ट्रिक हो गया। V एस्ट्रिक इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, अल्फा 1 होगा, अल्फा 2 एंड इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे किसके पास, ये जो वेक्टर स्पेस V है वो ये लिख दिया। V एस्ट्रिक को हमने यहाँ सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, बिकॉज V एस्ट्रिक जितने भी लीनियर फंक्शनल्स हैं उनको यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। अब देखिए V भी एक स्पेस है, V जो है
V इज स्पेस या वेक्टर स्पेस, ये कहिए वेक्टर स्पेस, और V एस्ट्रिक भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी V इज वेक्टर स्पेस। तो इनके बेसिस भी एग्जिस्ट करेंगे, इनके बेसिस भी एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर हम B बेसिस सपोज कर लें जिसमें n एलिमेंट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये B इज बेसिस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ये जो वेक्टर स्पेस V हमारा है, इसको V ब्रैकेट में F भी लिखा जाता है, ये बेसिस ऑफ V। तो फिर V एस्ट्रिक का भी बेसिस एग्जिस्ट करेगा, आल्सो बेसिस ऑफ V एस्ट्रिक एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेगा। और इसके हम बेसिस को B एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, B एस्ट्रिक, B एस्ट्रिक। ठीक, अब इस B एस्ट्रिक में एलिमेंट्स कहां से आएंगे, जिसका बेसिस होगा उसे यहाँ वहीं से तो आएंगे। और ये बेसिस किसका ले रहे हैं हम, V एस्ट्रिक का ले रहे हैं। और V एस्ट्रिक क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स। तो ये फंक्शनल्स आएंगे इसके अंदर, यानी कि ये F1 आएगा, F2 आएगा, और ये कुल Fn ही आएंगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि B भी n डायमेंशनल है, तो ये भी n डायमेंशनल ही होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे V एस्ट्रिक से, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो आप डेफिनेशन एक बार यहाँ देख लें, फिर मैं पूरा आपको लिख के बता देता हूँ किस तरीके से। थोड़ा सा नोट में देखें, लिखा हुआ है कि अगर V के बेसिस है तो V एस्ट्रिक के हैं, और उनको कहते क्या हैं और किस तरह डिफाइन करते हैं, ये देख लीजिए। लेट V बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, V तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया ओवर द फील्ड F, एंड लेट B इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी ए बेसिस फॉर, V जो बेसिस है वो किसका है, V का है। हाउ मेनी वेक्टर्स कंटेनिंग n, यानी n डायमेंशनल हो गया। देन देयर एग्जिस्ट, ये देखिए लिखा, देन देयर एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमाइंड बेसिस B एस्ट्रिक F1 F2 Fn। हाउ मेनी वेक्टर्स कंटेनिंग, वेक्टर्स मतलब एलिमेंट्स कितने कंटेन कर रहा है, कहां से कर रहा है, B एस्ट्रिक से कर रहा है। ठीक, तो B एस्ट्रिक इज इक्वल टू F1 F2 Fn फॉर V, ये बेसिस किसका बनेगा, सच दैट ये जरा नोट करने वाला पॉइंट है आपका, Fi अल्फा j इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये नया है आपके लिए, देखिए यहां मैं समझा देता हूँ। यहाँ लिखा इन्होंने कि Fi अल्फा जे, ये सच दैट लिखा, सच दैट राइट, Fi अल्फा जे इज इक्वल टू, इसको क्रोनोकर डेल्टा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग क्रोनोकर डेल्टा कहते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, स्पेलिंग लिखी KRONECKER, क्रोनोकर डेल्टा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है क्रोनोकर डेल्टा का, देखिए इसका मतलब दो होते हैं, यानी इसकी वैल्यू जो होती है क्रोनोकर डेल्टा की, वो 1 हो जाती है जब I इज इक्वल टू j होता है, और 0, ये सिंबल है, एक सिंबल है शॉर्टकट नोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, I नॉट इक्वल टू j पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए क्यों, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये भी आपके n है संख्या में, तो इनको हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा j कह दिया। क्या कह दिया, अल्फा जे, और जे की वैल्यू भी आपकी 1 से लेकर के n तक रन कर रही है। तो जो फंक्शनल्स यहाँ पर हैं आपके पास, वो भी संख्या में fi कर लीजिए। ठीक, और इनकी वैल्यू भी 1 से लेकर के n के बीच में रन कर रही है। आई बात समझ में, ठीक, तो इनको दोनों को लेना है। अब यहाँ पर ये बात समझना है कि सच दैट का मतलब क्या है, fi अल्फा जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। यानी यहाँ पर जो f1 आया है, ये जब आप मैपिंग कराएंगे यहाँ पर लीनियर, तो f1 इस अल्फा 1 को, अल्फा 1 भी तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n होंगे V में, तो F1 अल्फा 1 को तो कैरी करेगा, मान लीजिए F1 अप्लाई कर रहे हैं, तो F1 अल्फा 1 को ले जाएगा, 1 से मैप कराएगा। लेकिन अगर F1 अल्फा 2 पे इंपोज कर देंगे तो वो 0 से कराएगा। F1 को अगर आप अल्फा 3 पे करेंगे तो वो 0 से मैप कराएगा जाकर, क्योंकि 1 2 है 1 3, ये ऐसे बेसिस, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट ही आएंगे जो बेसिस बना रहे होंगे वी एस्ट्रिक के। यानी कि वी एस्ट्रिक के सारे फंक्शंस तो आ नहीं जाएंगे वी एस्ट्रिक में, वी एस्ट्रिक के सारे वेक्टर बी एस्ट्रिक में नहीं आएंगे। बी एस्ट्रिक में, यानी जो डुअल स्पेस डुअल बेसिस भी कहलाएगा अभी बी एस्ट्रिक, इसमें बी एस्ट्रिक में सारे नहीं आएंगे, स्पेशल टाइप के आएंगे। वो स्पेशल टाइप के कौन से हैं, अब देखिए ये n क्रॉस n इक्वेशंस बनेंगी आपकी, यानी कि F, अगर हम मान लीजिए F2 करते हैं और अल्फा 1 करते हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी का होगा
तो ये 0 से मैप कराएगा जाकर, ठीक, क्योंकि आई और आई इक्वल टू जे होने पर 1, आई नॉट इक्वल टू जे होने पर, यानी अगर F1 अल्फा 1 पे लगेगा तो 1, F2 अल्फा 2 पे इंपोज होगा तो 1, अदरवाइज सबको 0 से मैप करा देगा। इस टाइप के प्रॉपर्टी वाले लीनियर फंक्शंस बी एस्ट्रिक में आएंगे। यहाँ ओवरऑल कहने का मतलब ये है। अब क्रोनोकर का एक यूज हम आपको और बता देते हैं। आपने कभी पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रोनोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे काम आएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए x को x1 डिनोट कर दें, y को x2 डिनोट कर दें और z को x3 डिनोट कर दें, तो देखिए हम बहुत अच्छी चीज बताएं आपको। डेल एक्स अपॉन डेल वाई आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, जबकि आपने डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पढ़ी होगी 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए क्रोनोकर कितना यूजफुल है, यहाँ यूटिलिटी बता रहे इसकी। तो अगर आप यहाँ कहें कि ये आई कर लें सिंबल और यहाँ पर आप इसको जे कर लें, तो क्या ये क्रोनोकर नहीं हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। इतना कैसे क्रोनोकर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, अगर हम i इक्वल टू जे लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 और नीचे आपके ये मतलब i कह दीजिए इसको आप, i हो गया और यहाँ नीचे भी i हो गया, तो डेल एक्स आई का रिस्पेक्ट में i करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और वही क्रोनोकट भी डिफाइन कर रहा है आपको, क्या डिफाइन कर रहा है? 1 और या 0। i की वैल्यू कब i इक्वल टू जे हो जाएगा तो 1 और i नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यही होता है, अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जिसको कर रहे हैं अगर इक्वल नहीं हुए तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर आपका आकर के, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये देते हैं कि डेल x1 और डेल x2 इस तरीके से, यानी कि x का किया जा रहा है y के रिस्पेक्ट में, ये टेंसर कैलकुलस में काम आएगा आपके, ठीक। वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 1 2, 1 2 का मतलब हो गया 0, क्योंकि डेल्टा जो ये 1 1 है वो तो 1 हो सकता है, लेकिन 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पेशली जो बी एस्ट्रिक में फंक्शंस आ रहे हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, सच दैट एफ आई अल्फा जे इक्वल टू डेल्टा आई जे, कॉन्सिक्वेंटली द डुअल स्पेस ऑफ एन डायमेंशनल स्पेस इज एन डायमेंशनल, इसलिए ये भी एन डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक। अब इसको प्रूफ नहीं किया, मैं नोट में दे दिया आपको याद करने के लिए, इसको समझ करके आप कर लीजिए, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना थ्योरम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके पास, ठीक। दिस basis b asterisk is called the dual basis of b, ये भी ध्यान दीजिएगा, बेसिस वैसे है वो v asterisk का, लेकिन कहते किसका है? इस कॉल्ड द डुअल बेसिस ऑफ b कहा जाता है इसको, ठीक है। वेयर क्रोनोकर डेल्टा i j is equal to 1 0, i equal to j, not equal to j is called the क्रोनोकर डेल्टा, ठीक। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग थ्योरम नंबर 8 करेंगे इसके बाद। थ्योरम 8 का स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम 8 में क्या कह रहे हैं। Let V be a finite dimensional vector space over F, V equal to alpha 1 to alpha n be an ordered basis, OB का मतलब ordered basis for V, and B asterisk is equal to F1 F2 Fn is its dual basis, यानी B का जो है dual basis. Then for each linear functional F belonging V asterisk, देखिए F तो V asterisk में belong करेगा, we have F equal to sigma equal to 1 to n F alpha I fi, and for each alpha in V, and alpha is equal to, and for alpha in V कब होना चाहिए, alpha is equal to I equal to 1 to n fi alpha alpha I, ठीक। या थोड़ा थ्योरम कम समझ में आ रही होगी, लेकिन देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। F कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले थ्योरम ही समझ लीजिए। F बिलोंग कर रहा है V एस्ट्रिक में, और इस V एस्ट्रिक का जो बेसिस सेट है वो आपका है B एस्ट्रिक, ठीक। कहते डुअल बेसिस ऑफ B है, लेकिन है, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? F1 F2 से लेकर के Fn तक। तो एक्चुअली में दिस F कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल लीनियर फंक्शनल्स इन B एस्ट्रिक। ये लाइन समझिएगा हमारी, यानी F जो है वो बिलोंग कर रहा है V एस्ट्रिक में, और V एस्ट्रिक का बेसिस क्या है? V एस्ट्रिक का बेसिस है हमारा B एस्ट्रिक containing F1 F2 Fn elements. It means F belonging to V asterisk can be written as a linear combination of the elements in B asterisk, that is Fi is equal to 3. और ये सारे Ci कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे? फील्ड में, स्केलर से बिलोंग कर रहे होंगे, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक रन कर रही है आप,
तो एक प्रकार से आप इसको यहाँ कनेक्ट करिए, देखिए ये वाली लाइन जो अंडरलाइन कर रहे हैं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, F इज इक्वल टू आई इक्वल टू, तो यहाँ पर CI लिया है हमने, ध्यान दीजिए हमने CI ले रखा है, लेकिन यहाँ पर F अल्फा आई है। एक्चुअली F अल्फा आई भी तो स्केलर ही है, तो CI ना यूज करके यहाँ पर FI किया गया है। एक्चुअली CI की वैल्यू ही FI निकल के आएगी, देखिएगा F अल्फा आई निकल करके आएगी। क्लियर, ये थ्योरम का मतलब है। अब अगर हम, एक तो मीनिंग हमने बता दिया आपको, दूसरी देखिए, फॉर एंड फॉर अल्फा इन वी। अब इस बात को यहां पर समझिए थोड़ा सा, कि अगर अल्फा है, तो हम यही समझाना चाह रहे थे आपको, अल्फा वी में बिलोंग कर रहा है और बी इसका बेसिस है, कंटेनिंग हाउ मेनी वेक्टर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो क्या इस अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई अल्फा, यहां लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा तो V में है और B उसका बेसिस सेट बना रहा है, तो अल्फा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन B। तो ये राइटिंग सही है, हम मानते हैं सही है, आपने भी पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ दूसरा है। यहाँ देखिए, ये हम पूरा लिख रहे हैं, बॉक्स में क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पेन चल रहा है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है ये जो FI अल्फा दिख रहा है आपको, ये XI जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, ये जो XI हमने यहाँ यूज किया है, वो XI किसके इक्वल हो रहा है जाके, FI अल्फा के हो रहा है। तो अल्टीमेटली लेकर तो हम यूं ही चलेंगे, जैसे अभी हमने ये बताया, क्वेश्चन 1 देखिए मान रहे हैं यहाँ पर हम, और ये क्वेश्चन 2 मान रहे हैं, ये तो हमारे डेफिनेशन से ट्रू है, कैसा लेंगे, बट हमें इस्टेब्लिशमेंट जो करना है थ्योरम के मुताबिक, वो इस तरीके से करना है। दो चीजें, कौन सा, F, फिर से देख लीजिए, एक अंडरलाइन कर रहे हैं, F इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू n FI अल्फा FI, और दूसरा हमें करना है अल्फा इज इक्वल टू, यानी एलिमेंट हमें एक F लेना है V एस्ट्रिक से, मेन वेक्टर स्पेस से जो हमारा है, और एक अल्फा हमें लेना है इन V यानी कि V से, और कॉम्बिनेशन जो है उसका फंक्शनल्स के फॉर्म में दिखाना है। अभी तक हम स्केलर्स के फॉर्म में दिखा रहे थे, तो लीनियर फंक्शनल्स के फॉर्म में इसको पुट करना है, ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। अब स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 आपकी लिखी यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, दो पार्ट में होगा, दो प्रूव कर रहे हैं इसके अंदर हम लोगों को, कैसे करेंगे, गिवन b इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर v। ये तो आप पता ही है कि b हम लोगों ने इसका ऑर्डर्ड बेसिस लिया हुआ है, एंड b asterisk f1 f2 fn एज इट्स डुअल बेसिस, देन फॉर ईच f belonging v asterisk f can be expressed as a linear combination of f1 f2 fn, ठीक है, बी एस्ट्रिक के एलिमेंट से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स x1 x2 xn f सच दैट, यूनिक स्केलर क्यों, क्योंकि बेसिस है, तो ये हमारा क्लेम बनता है, यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो वी हैव रिटन f इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू CIFI। देखिए क्वेश्चन 1 जो हमने अभी लिखी थी साइड में आपकी, वो यही लिखी थी पहले आपको समझाने के लिए, ठीक। लेकिन एक बात पे ध्यान दें आप, जो आपका CI आपने यूज किया है, एक्चुअली में यहाँ CI नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, F अल्फा आई। आपका जो आ रहा है एक्चुअली में CI की जो वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, वो F अल्फा आई प्रूफ करनी है, और आपके पास यहाँ लेफ्ट में क्या है, F। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, अल्फा आई इंपोज कर देंगे, यानी जो अल्फा आई ये वाला दिख रहा है आपको, ये एज पर नीड दोनों साइड इक्वेशन 1 के इंपोज कर देंगे। क्यों, लीनियर फंक्शनल है, फंक्शन बिना एलिमेंट के चलेंगे नहीं, ऑपरेट कैसे करेंगे उनको, तो हमने अल्फा ई इंपोज कर दिया। अच्छा, आई ना करके यहाँ पर जे किया है, जे इसलिए किया है कि हमें काउंटर में डिस्टिंक्शन रहे, करना आई चाहिए, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, अभी आप देखिएगा, ठीक, वरना इंडेक्स जो है फिर आप डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाएंगे उनके बीच में, क्योंकि एफ आई भी लगा हुआ है, देखिए आई कई हो जाएंगे फिर आपके, यहाँ भी आई FI, फिर ये CI, फिर आई, तो इसलिए हमने बताया तो आपको कि अल्फा आई की नीड है हमारी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए सिंबल यानी काउंटर चेंज करके जे इंपोज कर रहे हैं दोनों तरफ। तो देखिए अल्फा जे इधर इंपोज हो गया, अल्फा जे इधर इंपोज हो गया, क्लियर। देखिए इक्वेशन 1 में आइए एक बार फिर से देख लीजिए, अल्फा जे यहाँ इंपोज कर दिया हम लोगों ने, अल्फा जे इधर इंपोज कर दिया, राइट। अब होगा क्या अल्फा जे करने से इसीलिए किया ना कि फिर वो FI बन जाता, अगर यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, FI अल्फा जे ना करते तो FI बन जाता, वो तो 1, फिर उसमें डिस्टिंक्शन ही ना कर पाते हम लोग। तो अब यहाँ पर अल्फा जे होने से एक बात पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एज द डिफिनेशन ऑफ बी एस्ट्रिक, आपने देखा अभी पूरा प्रूफ हुआ कि बी एस्ट्रिक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो ये बन जाएगा आपके जाकर के क्रोनोक का डेल्टा आईजे,
क्लियर। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट लिखा हुआ टेकिंग समेशन ओवर आई, इसका मीनिंग हम बता दें आपको थोड़ा एक्सपैंड करके तो समझ में आएगा। अब काउंटर आई आप ओपन कर दीजिए। काउंटर आई जब ओपन करेंगे तो आप देखिए क्या पाएंगे, C1 डेल्टा 1 जे, C2 डेल्टा 2 जे, इस तरह चलता जाएगा, CN डेल्टा N जे। ठीक है। अब एक बात पे गौर करिएगा, यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो आपके पास एफ अल्फा जे है, जे लेफ्ट में भी है और जे राइट के हर टर्म में भी है। ठीक। अब रोल ऑफ डेल्टा देखिए और डेल्टा को कैसे शॉर्टकट में करते हैं ये भी हम समझा देते हैं आपको। अब अगर हम j इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको दोनों तरफ, एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 1। अच्छा राइट की बात करें तो यहाँ भी j है, यहाँ भी j है, यहाँ भी j है। तो जब आप 1 रखोगे तो मुझे लगता है केवल C1 ही तो आएगा। क्यों? जो ये वाला होगा आपका और आप 1 रखेंगे जब इसमें तो डेल्टा 2 1 क्या बन जाएगा, 0। जब इसमें रखेंगे आप तो डेल्टा n और यहाँ 1 रख रहे हैं ये हो जाएगा 0, क्योंकि n1 तो है नहीं। यहां जब आप रख रहे हैं इस जगह पर तो डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू 1, तभी तो C1 आ रहा है। तो एफ अल्फा 1 इज इक्वल टू C1। अब अगर आप j इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि f ऑफ अल्फा 2। अब सेकंड वाले टर्म में जहां पर ये है आपका दिखा जाए, हम सर्किल बना रहे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा 2 2 और पहले वाला 0 हो जाएगा और सारे 0 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ ये आपका जो है इक्वल टू आपका फिर ये C2 आ जाएगा। ठीक। तो अगर यही क्रम चलाते रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि एफ अल्फा जे इज इक्वल टू आपके पास सी जे आ जाएगा। आई बात समझ में की? या आई को जे को आई से चेंज कर दीजिए, इंडेक्स ही तो चेंज करनी है, तो एफ अल्फा आई इज इक्वल टू आपके पास सी आई हो जाएगा। तो देखिए सी आई की वैल्यू वही आ गई जो आप एफ अल्फा आई चाह रहे थे। तो एफ अल्फा जे इज इक्वल टू सी जे, दैट इज एफ आई को जे को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, आई से, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ अल्फा इज इक्वल टू सी आई। अब यहां ले जा करके हम जहां सी आई था वहां पर एफ आई इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सी आई की जगह एफ आई पुट कर दिया यूजिंग 1, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। क्लियर। अच्छा अब एक चीज हम क्रोनोकर के बारे में और शॉर्ट में बताना चाह रहे थे कि आगे चल के आपको बहुत ही आसानी से हो जाए प्रॉब्लम, इतना लेंदी वर्क ना करना पड़े। हमने तो बहुत डिटेल में बता दिया, बट शॉर्टकट भी अवेलेबल है हमारे पास। देखिए शॉर्टकट क्या होता है यहाँ समझिएगा इस चीज को। जब ये लिखा हुआ है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू सी आई डेल्टा आई, तो यहाँ डायरेक्टली सीजे लिख दिया गया है। जानते हैं सीजे क्यों लिखा गया है? जब आई काउंटर को आप ओपन करेंगे तो आई की वैल्यू जब जे होगी तभी तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेकिंग समेशन ओवर आई, हमने आई पे समेशन लिया और आई फॉर जे, डेल्टा आई जे क्या हो जाएगा 1, आई फॉर जे, यानी जब यहां पर आप रन करेंगे आई को, यहाँ पर एरो बन रहा है ध्यान दीजिएगा, आई जब ओपन होगा स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके, जैसे हुआ भी है हमने डिटेल में दिखाया भी है आपको यहाँ पर, तो जिस समय आई की वैल्यू जे हो जाएगी उस समय तो क्रोनोकर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर हम देखें सिचुएशन ऐसी आएगी सीजे डेल्टा जेजे हो जाएगा, आई को जब ओपन करेंगे तो सीजे डेल्टा जेजे हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 to n के बीच में। ठीक है। तो सीजे डेल्टा जेजे और डेल्टा जेजे 1 हो जाएगा, छोड़ देगा आपके लिए क्या सीजे। तो इसलिए इसको यहाँ पर हम शॉर्ट में सीजे लिख सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो फिर आप ये आसानी से डायरेक्टली लगा सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे हमने डिटेल में किया यहाँ लगा सकते हैं। अभी देखिए हम आगे एक और बताते हैं, शायद वहां पर और एक्सप्लेन करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। देखिए नाउ फॉर ईच अल्फा इन वी देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स। अब हम अल्फा के लिए कह रहे हैं कि स्केलर्स मिलेंगे x1 x2 xn in f such that alpha is equal to j equal to 1 to n xj alpha j। आई भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूंकि आपको थ्योरम में जो प्रूफ करना है वो शायद मुझे लगता है लेफ्ट में एफ आई दिया हुआ है, ये देखिए थ्योरम में एफ आई लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ जे लिया है और एफ आई ऑपरेटर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 आई थिंक देख लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में है अल्फा इक्वल टू जे इक्वल टू 1 to n xj, ये तो आपको कंफर्म है, इक्वेशन 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन से आ गई। अब ये एलिमेंट है अल्फा, ये बगैर लीनियर फंक्शन के चलेगा नहीं आगे, तो हमने दोनों तरफ इंपोज कर दिया। क्या इंपोज किया? एफ आई किया। एफ आई इसलिए किया क्योंकि हम जे ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं। तो एफ आई
अल्फा सिग्मा जे इक्वल टू 1 एक्स जे एफ इम्पोज किया ना ऑपरेटर, वो लीनियर फंक्शनल, तो एफ आई अल्फा जे हो गया। इसका फायदा ये हुआ कि क्रोनोकर आई जे बन गया आपको जाकर के ये वाला, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली एक्स आई लिख दिया गया, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ जे को रन करेंगे तो जे जब आई हो जाएगा, जे जब ओपन होगा तो पहले 1 वैल्यू आएगी, जब 2 आएगी, फिर 3 आएगी, तो किसी समय इंटरमीडिएट स्टेज में जे की वैल्यू आई हो जाएगी। तो जब यहाँ इसको आप देखिए तो ये है आपके पास एक्स जे डेल्टा आई जे, और चेंज किसको करना है आपको? आई को रन किसको करना है? सॉरी, जे को करना है, जे चलेगा। जे की वैल्यू आपकी, जे की वैल्यू जो है वो 1 2 से लेकर एन तक चलेगी। तो जिस समय जे आई के बराबर हो जाएगा उस समय तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो एक्स जे है वो फिर जे रिप्लेस हो जाएगा आई से, इसीलिए वैल्यू आ रही है आई। तो हम लोग कहते हैं कि टेकिंग समेशन ओवर जे, जे फॉर आई चेंज हो गया, ठीक। तो शॉर्ट में निकाल दिया तो वैल्यू हो गई एक्स आई। तो अब देखिए एफ आई अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास एक्स आई, लेकिन आपको चाहिए एक्स जे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप कर लीजिए एक्स जे। तो एक्स जे कितना हो जाएगा? एक्स जे हो जाएगा आपके पास एफ जे अल्फा, एफ जे अल्फा हो गया। तो अब इस एफ जे अल्फा को रख दीजिए यहाँ ले जाकर के, ठीक है। तो अगर चाहिए जे तो यहाँ पर रख दिया, एक्चुअली में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जे है, हाँ, तो ये जे लिखना चाहिए, लेकिन जे ना लिख करके क्या लिखा है? आई लिख दिया है। बात वही है, दोनों एक ही, चाहे आई लिखिए और चाहे जे लिखिए। लास्ट लाइन जरा एक बार ध्यान से देखिए, फॉर ईच अल्फा अल्फा इज इक्वल टू जे इक्वल टू 1 टू एन एक्स जे, ये तो यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। फिर एक्स जे की वैल्यू नहीं रखी, जे रख देते हैं, तो जे इज इक्वल टू 1 टू एन, और ये रख दीजिए एफ अल्फा, नहीं एफ जे अल्फा रखा, और ये अल्फा जे। अब आपको चाहिए कि नहीं हम सर जे काउंटर नहीं लगाएंगे, हम आई लगाएंगे, तो आप इस जे काउंटर को हटा दीजिए थ्रू आउट, और देखिए जूम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये जे काउंटर जो लगा हुआ है उसको आई से रिप्लेस कर दीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ, जैसा रिक्वायरमेंट। तो अगर आई काउंटर में है तो आई में, जे में है तो जे में रख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इसको वीडियो को जरूर देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करें। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डुअल बेसिस बी एस्ट्रिक को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 13 में क्या कह रहे हैं कि लेट बी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बी द बेसिस फॉर C3 है, आई थिंक C3 का मतलब ये होता है, ये C3 लिखा हुआ है, 3 टपल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, 3 टपल्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ है, फाइंड द डुअल बेसिस बी एस्ट्रिक ऑफ बी। समझिएगा इसको, यानी बी दिया हुआ है, बी किसका बेसिस होता है? वी का, ठीक है, वी, ये चीज हो गई आपकी। और बी आपके 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, और वी में तो यह समझ रहे हैं वेक्टर्स होंगे आपके पास, ठीक है। अब आपका एक और तैयार हो जाएगा, वो हो जाएगा वी एस्ट्रिक। इसमें आप जान ही रहे हैं कि लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, F1 F2 F भी होता है, जी भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, और एक बी एस्ट्रिक बनेगा, ठीक। बी एस्ट्रिक में लेकिन 3 ही होंगे, एक F1 आएगा, एक F2 आएगा, और एक F3 आएगा, ठीक है। 3 क्यों आएंगे? 3 इसलिए आएंगे क्योंकि बी के पास भी 3 ही एलिमेंट है, 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए बी एस्ट्रिक भी जो है आपका वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। F1 F2 F3 यही निकालने हैं आपको लीनियर फंक्शनल्स, एक्चुअली में ये स्केलर होते हैं, स्केलर ही निकालना है। तो देखिए गिवन b इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लेट b एस्ट्रिक इज इक्वल टू F1 F2 F3, जो मैंने भी दिखाया आपको यहाँ, with the dual basis of b, then for each alpha in C3, C कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर, C3, we have alpha is equal to, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये अभी ऊपर आपने थ्योरम में पढ़ा, अल्फा इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू n 3 f i अल्फा 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 आई, ठीक। इसको आप ओपन कर दीजिए, तो F1 अल्फा अल्फा, F2 अल्फा अल्फा 2, F3 अल्फा अल्फा 3, इक्वेशन 1, ये थ्योरम से लिया है, अल्फा को रिलेट करता हुआ और लीनियर फंक्शंस को रिलेट करता हुआ, दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ अल्फा जो है वो रिलेट हो रहा है किससे? F1 अल्फा से, F2 अल्फा से, और F3 अल्फा से, इसी को तो निकालना, ये रूल है, F1 अल्फा F2 अल्फा F3 अल्फा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको यहाँ पर कहीं बताया भी था कि ये इस तरह से रूल होंगे, जैसे देखिए हमने डिफाइन नहीं किया था आपका, ये F1 अल्फा ये डिफाइन किया था, F2 अल्फा ये डिफाइन, इसी तरह से ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हुए ये आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो
अब अल्फा तो रिलेट कर दिया F1 F2 F3 से आपने क्वेश्चन 1 में, क्या अल्फा को दूसरी तरीके से भी रिलेट किया सकता है? हाँ, अल्फा को अभी, अल्फा तो यहाँ का एलिमेंट है ना V का, अल्फा तो V का एलिमेंट है, उसका बेसिस क्या है? B है। अब B यानी B होने की वजह से यानी अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन V, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो हमने ये क्या कि अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 x3 मान लीजिए इन C3, C कैपिटल करिएगा, वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 x3, यहाँ होगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3। ये कैसे लिख दिया? लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से, बेसिस की प्रॉपर्टी से, कि बेसिस जो होता है वो Li भी होगा और V को स्पैन करेगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन B, इट्स बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सही होल्ड कर रही है आपकी। अब एक बात पे गौर करिएगा जो लास्ट में आंसर भी बन जाएगा आपका, इस C1 जो आप देख रहे हैं ना, और ऊपर आप जो F1 देख रहे हैं, दोनों को देखिए, अल्फा 1 के ही तो कोफिशिएंट है। अब C2 देखिए, C2 और F2 अल्फा 2 के ही तो कोफिशिएंट है। इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करिए, और C3 F3 अल्फा, और निकालना भी आपको F1 F2 F3 है। तो एक्चुअली में हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हमें C1 C2 C3 निकालना है, स्केलर्स निकालना है, वही बन जाएंगे क्या? F1 F2 F3। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी सी दैट F अल्फा I इज इक्वल टू CI, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 बना दी हमने। तो हमें निकालना तो C1 C2 C3 एक प्रकार से देखा जाए, क्लियर, और बाद में बन जाएंगे हमारे F1 F2। तो अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर लें दोनों तरफ। इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट में है x1 x2 x3 और राइट में C1 अल्फा 1। एक्चुअली यहाँ वैल्यू पुट नहीं की गई है, अल्फा 1 की वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखिए तो C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 और C3 अल्फा 3 है। नोट्स में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऊपर आपको दी हुई है, अल्फा 1 दिया, अल्फा 2 दिया, अल्फा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट में x1 x2 x3 है, अगर ध्यान दें तो ये अल्फा की वैल्यू लेफ्ट में थी। और जब आप कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशंस आपकी तैयार हो जाएंगी, यू विल हैव 3 इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, Ax इज इक्वल टू बी में, क्योंकि हमें सॉल्व करना है C1 C2 C3 के लिए। यहाँ अननोन क्या है? यहाँ अननोन x1 x2 x3 नहीं है, ये तो एक एनी वेक्टर हो गया ना। यहाँ निकालना किसके लिए? अननोन मतलब यहाँ पर निकालना किसको है, सॉल्व किसके लिए करना है हम लोगों को? C1 C2 C3 के लिए करना है। x1 x2 x3 तो कोई ना कोई वेक्टर होगा वहां का, ठीक है। तो वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर C1 C2 एंड C3, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये आपने एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना ली 1 0 -1 करके, जैसा आप जानते हैं। फिर इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज किया, एक्लॉन फॉर्म में इस 1 को लेंगे, नीचे 2 0 क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर ये एलिमेंट लेंगे 1, इसके नीचे यहाँ 0 क्रिएट करेंगे, R3 चेंज बाई R3 - 2 R2, ऐसा करते जाएंगे, ठीक। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको हम नहीं समझा रहे हैं आपको, ये राइटिंग में करिएगा देख करके। और जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक्लॉन फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए अब इसके आगे आपका कुछ नहीं कर सकते। और देखिए कंसिस्टेंट भी यही है, क्यों? रैंक ऑफ ए देखें तो 3 और रैंक ऑफ ए बी देखें वो भी 3। x1 x2 x3 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी रैंक पे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये -2 आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, बीच में -2 पड़ा हुआ है। -2 होने की वजह से रैंक ऑफ ए भी 3 रहेगी और रैंक ऑफ ए बी भी 3 रहेगी। Therefore, system is consistent, having the unique solution. That is, C1, C2, C3 will have the finite values. Clear? So we have rank of AB is equal to rank of A is equal to 3 number of variables. So system of equations is consistent. यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट। अब इक्विवेलेंट सिस्टम लिख लीजिए आप। इक्विवेलेंट सिस्टम लिखना आता है आपको? ए लिखते हैं और फिर इसके बाद C1 C2 C3, यहाँ नहीं लिखा है शायद, मुझे लग रहा है कि ये मैं लिख दूं। इक्विवेलेंट सिस्टम जो लिखेंगे आप Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म का, उसमें कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1 1 0 2 2 -2, और जो अननोन होते हैं वो लिखे जाते हैं C1 C2 और C3। और इधर जो कॉलम में, लास्ट कॉलम में आता है x1 x2 और शायद आया है x1 -2 x2 प्लस x3, ठीक। अब आप इसको तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे आपस में, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट को राइट से कंपेयर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा आपके पास, है ना, C1 + C2 + 2C3 इज इक्वल टू x1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे सिंपली, जैसे सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। क्यों? क्योंकि C3 तो लास्ट लाइन से मिल ही जाएगा आपको, C3 पहले मिलेगा। देखिए C3 मिल गया, फिर C3 की वैल्यू यहां रख दीजिएगा सेकंड वाली इक्वेशन में। अगर इसको 1 2 और 3 कहते हैं तो फिर आपको C2 मिल जाएगा। पुटिंग बैक सिस्टम है आखिरी वाले से, और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर C1 मिल जाएगा, ये वाला, ये मिल गया।
अब यही जो C1 C2 C3 आपने निकाले हैं, यही तो एक्चुअली में F1 F2 F3 है। F1 अल्फा जिसे कहा था आपने, F1 अल्फा है, और एक आपके पास F2 अल्फा है, और एक आपका F3 अल्फा है। ठीक, अल्फा का मतलब X1 X2 X3 ब्रैकेट में ऊपर देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पर हमने जब किया था तो F1 अल्फा, F2 अल्फा, F3 अल्फा इज नथिंग, जस्ट F alpha is equal to Ci. Just we have solved for the C1, C2, C3. It means for F1 alpha, F2 alpha, F3 alpha. These are the rules. ये देखिए ना, X1 minus X2 आ रहा है, X1 minus X2 plus X3 आ रहा है, तो यही तीनों मिलकर आपके बेसिस बनाएंगे उसके। Clear? Hence, dual basis of B is B asterisk F1, F2, F3, where F1, F2, F3 are given by above equations. ये जो आपकी तीन इक्वेशंस बनी है लास्ट में, इन्हीं इक्वेशन से आपके लीनियर फंक्शंस को डिफाइन किया जा रहा है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा।